हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है जी। देखिए, कंपनी के जो बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम होता है चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। आप पूछोगे सर चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है? चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बताता है। तो ये बताता है कि कंपनी करेगी क्या, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी क्या करेगी। ठीक है, वो किस में होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव कैसे करना है, कंपनी का इंटरनल सिस्टम कैसे होगा, कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस कैसे होंगे, क्या होंगे वो, कंपनी कैसे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, क्या उनका कंपोजिशन होगा बोर्ड का, ये सारी बातें जो होती हैं ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ? कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट। और आर्टिकल्स क्या हुआ? कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो डॉक्यूमेंट तय करता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कंपनी जो है अगर आर्टिकल्स के बियॉन्ड चली जाती है, आर्टिकल्स के बाहर जाके कुछ करती है, तो उसको तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अप्रूवल दे सकते हैं, यानी कि उसको रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल्स के बाहर जाके अगर कंपनी ने कुछ कर दिया, उसको तो कंपनी के मेंबर्स अप्रूवल दे सकते हैं कि ठीक है ये बाहर जाके काम कर दिया तो हमने उसकी अप्रूवल दे दी। बट कंपनी अगर जो अपनी मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ करती है तो वो बिल्कुल गलत है, उसको सभी मेंबर्स मिलके भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है? कंपनी अगर मेमोरेंडम के बाहर जाना चाहती है उसको करने का तरीका क्या है? तो पहले मेमोरेंडम बदलो। ठीक है, जब मेमोरेंडम ही बदल दिए, ठीक है, फिर तो ठीक है, जो करेंगे वो विद इन द मेमोरेंडम आ जाएगा। तो यानी कि कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके कुछ किया, उसको बोलेंगे कि ये बियॉन्ड पावर है, यानी यहाँ वर्डिंग यूज होती है लॉ में अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर। ठीक है, मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ किया वो बियॉन्ड पावर है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वॉइड अब इनिशियो, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने अगर ऐसा कुछ करना है जो मेमोरेंडम के बाहर जा रहा है तो पता ही है कंपनी को कि तो वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को पहले मेमोरेंडम चेंज कर देने चाहिए। सेक्शन 13 है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सेक्शन 13 है मेमोरेंडम को चेंज करने का, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, यानी जो वोट्स फेवर में है वो अगेंस्ट का 3 गुना चाहिए होती हैं। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में फ़र्क क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेमोरेंडम जो होते हैं वो कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के एक क्या है, इंटरनल रेगुलेशंस को तय करते हैं कि कंपनी जो ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करेगी। ये किस में होता है? कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है जी, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम रूटीन में चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि मेमोरेंडम के बारे में बताया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट इस चार्टर, मैंने बताया कि ये क्या एक तरह का चार्टर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इट डिफाइंस इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी विद विच इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। यानी ये बताते हैं कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की कैपिटल वगैरह क्या है, लिबिलिटी क्या है मेंबर्स की। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का नेम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी की कैपिटल, ठीक है, कंपनी के सब्सक्राइबर, ये सारी बातें कहाँ जाती हैं? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपनी करेगी क्या, ठीक है, ये सारी बातें किसमें आती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। यानी ये एक बेसिक एक डॉक्यूमेंट है, एक बेसिक एक फाउंडेशन है, ठीक है, जिसके आधार पे सारी कंपनी खड़ी होती है। यानी कि एक बेसिक एक फाउंडेशन तय कर दिया गया, एक कहते हैं ना आधारशिला रख दी गई कि हाँ कंपनी को ये करना है। जैसे होता है ना कि हम बच्चों को सीए कराते हैं या सीएस कराते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो होता है कि ठीक है हमने इसके फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, आगे आगे या ये एक बच्चे का टारगेट है, ठीक है, बच्चे ने ऐसे से स्टडी करनी है। उसी प्रकार से क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक आधार रख देता है, बता देता है कि ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी को ये करना है। यानी ये क्या है कि मेमोरेंडम जो है एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है जिसके ऊपर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। कंपनी उस स्ट्रक्चर के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो चलिए
तो पहले है डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन जो है इनकी बिल्कुल सिंपल है, टेक्निकल भी कह सकते हैं। कि कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, जो ओरिजिनली फ्रेम्ड हुए, ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब जिस समय कंपनी बनी, जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उस समय जो मेमोरेंडम फ्रेम हुए, तो वो, या ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी बाद में अमेंडमेंट होती है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट होती है तो जो अमेंडेड मेमोरेंडम है तो वो भी तो क्या है, कंपनी के मेमोरेंडम ही है। तो मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कंपनी जब बनी उस समय जो मेमोरेंडम फ्रेम किए गए वो मेमोरेंडम है। उसके बाद जो अल्ट्रेशन हो के मेमोरेंडम जो बन चेंजेस आती रही, जो मेमोरेंडम रह गए, तो वो भी कंपनी के क्या है, मेमोरेंडम ही है। तो मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो ओरिजिनली जो फ्रेम हुए हैं या ऑल्ट्रेशन होती रही है, बेशक अंडर दिस एक्ट फ्रेम हुए या अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, इससे जो पिछले कंपनी लॉ यानी कंपनीज एक्ट 1866 है, फिर 1882 है, 1913 का है, 56 का है, 42 का ऑर्डिनेंस भी है, यानी इससे पहले, यानी कि इस एक्ट के तहत, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो मेमोरेंडम फ्रेम हुए, ठीक है, या ऑल्टर हुए वो भी मेमोरेंडम ही है, ठीक है, या इससे पुराने जो कंपनी लॉ थे उनके तहत जो मेमोरेंडम फ्रेम हुए या ऑल्ट्रेशन हुई उन मेमोरेंडम में, तो वो भी कंपनी के क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर दिस एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। और हाँ, मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आप आर्टिकल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में तो भी सेम ही है कि आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर दिस एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। तो पहले ही मैंने आपको एडवांस में क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो है टेक्निकल डेफिनेशन कंपनी लॉ के तहत, ठीक है। अब मेमोरेंडम का वैसे मीनिंग क्या होता है कि मेमोरेंडम जो है कंपनी का क्या है, एक फाउंडेशन है, एक चार्टर डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे कंपनी खड़ी होती है, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, कंपनी करेगी क्या, ये सारा कुछ में आता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है ना। तो चलिए फिर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने बताया आपको कि कंपनी के जो मेमोरेंडम है उसका काम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को बताना है तो उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बता दिए जाते हैं कि कंपनी ये करेगी, तो कंपनी को उस दायरे में रह के ही सब काम करने हैं, कंपनी उसके बाहर जाके कुछ कर ही नहीं सकती, करेगी तो वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायस, बियॉन्ड पावर, ठीक है। तो इसलिए पहले उसको बदलना पड़ेगा मेमोरेंडम को, तब वो काम किया जा सकता है जो कंपनी करना चाहती है उसके अलावा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इसमें क्या आएगा, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई गई है, एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। तो पहला क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई गई है, ठीक है, और देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच कंपनी सेक्शंस कैन नॉट गो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, जो कंपनी के सारे ऑपरेशन जो कंपनी करेगी और कंपनी जिसके बाहर जाके काम नहीं करेगी, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट आ गए, तो कंपनी का पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस आ गया कि हाँ कंपनी का ये दायरा रहेगा, इस दायरे से बाहर जाके कंपनी काम नहीं करेगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि इट एनेबल्स शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर्स and all those who deal with the company to know what its powers are and what activities it can engage in। तो कहते हैं कि ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, या कोई और लोग हैं, कंपनी के बेशक वो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के क्रेडिटर्स है, कोई भी लोग हैं, ठीक है, उनको पता लग जाता है कि कंपनी का ये दायरा है, कंपनी के ये ऑब्जेक्ट्स है, कंपनी इसके बाद जाके काम नहीं करेगी। तो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दायरा है, वो सब जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको पता लग जाता है कि कंपनी ये कर सकती है, इसके बाद जाके कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि मेमोरेंडम क्या चीज़ है, सेक्शन 399 के तहत साफ साफ बता रखा है कि मेमोरेंडम जो है वो क्या है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के नाते इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी बंदा जो पब्लिक से है वो इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकता है, देख सकता है, यानी एनीबडी आउट ऑफ पब्लिक कैन गेट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एंड कैन रीड दैट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा जो कंपनी के साथ डील करेगा
तो वहाँ पे एक प्रिजम्पशन लेके चला जाएगा कि यहाँ पे उसने ये मेमोरेंडम पढ़ लिए हैं। मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स है, ठीक है, याद रखिएगा, मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक से है वो इन डॉक्यूमेंट को लेके उनको पढ़ सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बाहर का अगर कंपनी के साथ डील करता है, ठीक, कंपनी के साथ डील करता है, तो ये मान के चला जाएगा कि उसने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं, ये मान के चला जाएगा कि उसने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं। इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी एनीबडी आउट ऑफ पब्लिक हु डील्स विद द कंपनी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज अबाउट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मान के चला जाएगा उसने इसको पढ़ लिए हैं और पढ़ने के बाद उसको समझ आ चुका है कि इसमें क्या लिखा है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है जी। इसको मैं रीड कर देता हूँ एक बार। तो मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have knowledge of conditions contained therein. यानी कि जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, कंपनी के साथ जो डीलिंग कर रहा है, तो मान के चला जाएगा कि उसको इसके बारे में जानकारी है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि द शेयरहोल्डर्स मस्ट नो द पर्पसेस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी का कोई शेयर होल्डर है या मान लीजिए कंपनी का कोई क्रेडिटर भी है जो कंपनी को पैसे दे रहा है, शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट कर रहा है, क्रेडिटर जो उधार पे दे रहा है, तो मान के चला जाएगा कि उनको पता है कि कंपनी इसका पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगी, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो ये मान के चला जाएगा कि जो क्रेडिटर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको पता है कि कंपनी पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगी, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे। ए कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इंपेरेटिव मे बी द नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। कहते हैं कि देखिए, अब कंपनी जो है मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। कंपनी को जो भी करना है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे के विदिन रह के ही करे। कंपनी मेमोरेंडम के दायरे के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। उसे जो भी करना है वो मेमोरेंडम के बीच में ही रह के करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे के अंदर ही करना है, ठीक है। उसके बाहर जाके कुछ करना है तो मैंने तरीका बताया आपको, उसके बाहर जाके कुछ भी करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा। जो सेक्शन 13 के तहत, सेक्शन 13 के तहत कंपनी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने मेमोरेंडम को अमेंड कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम को बदलना चाहती है, ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो बिना मेमोरेंडम को अमेंड किए कंपनी मेमोरेंडम के बाहर नहीं जा सकती। अगर गई, जो भी काम किया वो सारा क्या है, वॉइड अब इनिशियो है। उस काम के लिए ना कंपनी किसी के खिलाफ केस कर सकती है, ना कोई और कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, क्योंकि ये काम कंपनी कर ही नहीं सकती थी इसलिए, ठीक है ना। तो कहते हैं इट कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेंस्ड ऑन इट बाय द मेमोरेंडम। इफ इट डज सो इट वुड बी अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड वॉइड। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम के खिलाफ जाके कुछ भी करेगी तो ये अल्ट्रा वायरस है और ये वॉइड है, यानी इनवैलिड है, ठीक है। ये वॉइड भी क्या है, अब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि कंपनी ये कर नहीं सकती। अगर कर रही है तो ये क्या है, अल्ट्रा वायरस। तो इसमें आपको क्या समझ आया, पहला ये कि इसमें जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि कंपनी करेगी क्या, और दूसरा जो कंपनी के बाहर के लोग हैं जैसे शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मान के चला जाएगा कि उन्होंने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो मेमोरेंडम है ये सेक्शन 399 के अकॉर्डिंग क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है एक बेसिक प्रिजम्पशन लेके चली जाएगी कि उसने मेमोरेंडम को पढ़ लिया, उसको मेमोरेंडम की जानकारी है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 में क्या बता रखा है कि मेमोरेंडम की क्लोजेस क्या होंगी, ठीक है। एक तो नेम क्लोज आ जाएगी, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के जो एंड में क्या है कि अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो एंड में आ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, अगर कंपनी पब्लिक है तो एंड में आ जाएगा लिमिटेड, ठीक है ना। अगर कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो एंड में क्या आएगा, हमेशा लिमिटेड। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कंपनी प्राइवेट है तो क्या आ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से, या फिर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कंपनी अगर पब्लिक है तो फिर क्या आएगा, लिमिटेड, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिमिटेड, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो हमेशा ही क्या आता है, फिर लिमिटेड, ठीक है, नाम के पीछे आएगा लिमिटेड,
ठीक है। अगर कंपनी क्या है ओपीसी या 1% कंपनी है तो नेम के नीचे से जैसे एबीसी लिमिटेड है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सॉरी, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 1% कंपनी, 1% कंपनी, ठीक है। और जो मान लीजिए आप सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, उसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू एड वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, ठीक है, एट द एंड ऑफ नेम, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया। प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लगा लेगी, पब्लिक है तो लिमिटेड लगाएगी, गवर्नमेंट कंपनी तो लिमिटेड लगाएगी पीछे, 1% कंपनी है तो नीचे नाम के नीचे 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है कि नाम के एंड के पीछे, नाम के एंड में वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाए ना लगाए, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो चलिए सिंपल है ये बिल्कुल। पहला जो क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है, वो क्या है, पहला नेम क्लोज, क्या बोलते हैं, नेम क्लोज, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी, तो नाम आएगा कंपनी का, साथ में क्या है विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड, अगर कंपनी क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो नाम में क्या आ जाएगा लिमिटेड, अगर कंपनी क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। और लास्ट वर्ड में क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, अगर कंपनी क्या है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो पीछे क्या आ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर कहते हैं कि सेक्शन 8 को ये क्लोज लागू नहीं होती, यानी सेक्शन 8 क्या है पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाए ना लगाए उसकी मर्जी, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं कि द नेम इंक्लूडिंग फ्रेश इलेक्टोरल ट्रस्ट मे बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 बाय नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि सीबीडीटी ने जो 2013 में जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लागू की है 2013 में, उसके तहत क्या है कि कुछ कंपनीज क्या हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट पीछे लगा सकती हैं, ठीक है। फॉर द कंपनीज अंडर सेक्शन 8 द नेम शैल इंक्लूड द वर्ड्स फाउंडेशन, जैसे क्योंकि ये आपको पता है कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, ठीक है, जो कंपनी बनती है चैरिटी के लिए, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजन पर्पस के लिए, या आर्ट्स को साइंस को कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, या एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, यानी कि चैरिटेबल पर्पस के लिए या किसी नोबल काम के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए नेम जो है, ठीक है, जो सेक्शन 8 कंपनी का उसके नाम में क्या आएगा, इनमें फाउंडेशन या फोरम आ गया, एसोसिएशन आ गया, फेडरेशन आ गया, चैम्बर्स आ गया, कॉन्फेडरेशन आ गया, काउंसिल आ गया, इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गया, और इसी प्रकार के कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको नेम क्लोज में क्या है, अगर कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, अगर पब्लिक है तो लिमिटेड आ जाएगा, ठीक है। और जो सेक्शन 8 कंपनी जिसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो नाम के एंड में क्या है कि ये फाउंडेशन एसोसिएशन वगैरह लगा सकती है, ठीक है। और जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ठीक है, वो क्या है कि नाम के पीछे इलेक्टोरल ट्रस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि देखिए अब जो एमसीए का एक नोटिफिकेशन है 5 जून 2015 का, वहाँ कहा है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है उनका हमेशा नाम, मैंने बताया आपको पहले भी कि गवर्नमेंट कंपनी जो है अपने नाम के एंड में क्या लगाएगी, हमेशा लिमिटेड ही लगाएगी। इन द केस ऑफ 1% कंपनी द वर्ड्स 1% कंपनी शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम, ठीक है। जब 1% कंपनी है तो नाम के नीचे क्या लगाएगी 1% कंपनी नीचे, ठीक है, पीछे नहीं नीचे, 1% कंपनी शुड बी इंक्लूडेड बिलो, ठीक है, ये वर्डिंग याद रखनी है, बिलो इट्स नेम, ठीक है, एंड में नहीं बिलो, याद रखना आपको। फिर कहते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या है कि स्टेट का नाम आ जाएगा, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, याद रखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, इसमें केवल क्या आएगा स्टेट। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, वो पुणे में स्थित है या बॉम्बे में स्थित है, मुंबई में, यानी कि मुंबई बोलते हैं आपको पता है, ठीक है, तो वहाँ पे केवल क्या आएगा महाराष्ट्र आएगा, वहाँ पुणे या चाहे मुंबई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या आएगा, द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यानी कल को कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी एक शहर से दूसरे शहर में जाती है, पुणे से मुंबई शिफ्ट होती है, बट है तो विद इन द स्टेट ही है, तो वहाँ पे केवल कंपनी को क्या करना है, कंपनी को केवल क्या है अपना जो अपना मेमोरेंडम है उसको अमेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट नहीं बदली। हाँ, अगर महाराष्ट्र से मान लीजिए वो चली जाती दिल्ली, तो या तो स्टेट बदल गई, तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी को क्या था फिर अपना जो मेमोरेंडम है उसको चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 क्लोजेज पढ़ी, एक नेम, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या आएगा, केवल स्टेट का नाम। फिर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लोज,
अब देखिए ऑब्जेक्ट में दो बातें आएंगी केवल, एक कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, उसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो एंसिलरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंसिडेंटल और एंसिलरी, ठीक है, एंसिलरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स टू अचीव मेन ऑब्जेक्ट्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या आएगा कि कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और उन मेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए कंपनी कौन कौन से इंसिडेंटल और एंसिलरी काम कर सकती है, ठीक है। तो इसमें केवल यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। पहले पुराने कानून में क्या होता था, जो पुराना कानून था कंपनी एक्ट 1956, वहाँ पे था कि अदर ऑब्जेक्ट्स भी आ जाया करते थे। कंपनियां क्या करती थी, अदर ऑब्जेक्ट्स में बहुत कुछ लिख दिया करती थी। तो पहले तो मेन ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, साथ में अदर। अब अदर में बहुत कुछ आता था, तो कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई है उसके अलावा बहुत कुछ करना शुरू कर देती थी। अब वो अदर वाला कॉन्सेप्ट खत्म, अब सिंपल है, मेन ऑब्जेक्ट्स और साथ में क्या आ गया, इंसिडेंटल और एंसिलरी। ये इंसिडेंटल और एंसिलरी क्या होता है कि मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो काम हमें करने पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो चलिए रीड करते हैं फटाफट इसको। कहते थे ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया कि एक तो वो काम, वो ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, साथ में कोई भी ऐसा मैटर जो क्या है कि लगता है कि कंसिडर्ड नेसेसरी, यानी इंसिडेंटल और एंसिलरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, यानी मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो काम हमें करना पड़ रहा है उसे हम बोल देते हैं इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कहते हैं इफ एनी कंपनी हैज़ चेंज एक्टिविटी, ये याद रखना, कहते हैं कि अगर कोई कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ बदल लेती है, मैं मान लीजिए हम पहले ये बनाते थे पेन, अब पेन की जगह हमने कुछ और बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, पेन की जगह क्या बनाना शुरू कर दिया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब पेन और कपड़े में तो बहुत फ़र्क है, तो कहते हैं कंपनी ने अगर अपनी एक्टिविटीज़ को ही चेंज कर लिया और कंपनी के नाम से वो जो नई एक्टिविटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो जब ये एक्टिविटी चेंज की है कंपनी ने, तो उसके 6 महीने के अंदर अपना नाम बदल ले। 6 महीने के अंदर क्या है, अपना जो नाम है वो बदल ले, ठीक है। तो कहते हैं इफ एनी कंपनी हैज़ चेंज इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है, अपनी एक्टिविटी बदली है, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, एक्टिविटी बदली, अब जो नई एक्टिविटी है, जो नई बदल के नई एक्टिविटी रखी है, तो कंपनी के नेम में वो एक्टिविटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद इट्स एक्टिविटीज़ विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर कंप्लाइंग विद द ऑल प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू चेंज ऑफ नेम। तो कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ेगा, और नाम बदलने का प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 13 में है, मेमोरेंडम चेंज करने का, ठीक है। तो आपके वो सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो कंपनी की अभी 3 क्लोजेज डिस्कस की हमने। पहली नेम क्लोज, ठीक है, पहली हमने कौन सी डिस्कस की, नेम क्लोज। फिर हमने की रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, जहाँ था कौन सी स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है, नेम क्लोज, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, फिर हमने डिस्कस की ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और उसके अलावा जो इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मेन को पूरा करने के लिए तो कुछ और किया जा सकता है, ठीक है। और मैंने बताया कि अगर कंपनी क्या है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ को बदलती है और जो कंपनी का नाम है वो, उस नाम में ये जो नई एक्टिविटीज़ है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो कंपनी क्या करेगी, जब एक्टिविटी जिस दिन बदली हैं उसके 6 महीने के अंदर नाम बदलेगी, और नाम बदलने की जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो करेगी, सिंपल। फिर नेक्स्ट आता है लिबिलिटी क्लोज। देखिए जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज किया था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज किया था, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ डिस्कस हुआ था। ये आपको याद होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वहाँ पे मेंबर्स की लिबिलिटी कितनी होती है, अप टू द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है, और ये जो गारंटी की अमाउंट है ये केवल कम मंगवाई जा सकती है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो वहाँ पे मेंबर्स की लिबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। और जो उनकी प्राइवेट एस्टेट से जो पैसा मंगवाया जा सकता है, उनकी जब प्राइवेट एस्टेट लायबल होती हैं वो केवल कब होती हैं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये टॉपिक हमने एक्चुअली में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए लिबिलिटी क्लोज में यही है कि मेंबर्स की लिबिलिटी क्या होगी, मेंबर्स की लिबिलिटी क्या होगी, इसको रीड करते हैं फटाफट, क्योंकि हमने एक्चुअल में ये पहले पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा पहले तो लिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी, लिबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स of the company, sorry, whether limited or unlimited, and also state in the case of company limited by shares that the liability of its member is limited to the amount unpaid if any on the shares held by them, ठीक है। तो सिंपल है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है,
अगर क्या है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर की जो लिबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी होगी, जो अमाउंट क्या है अनपेड है, यानी कि अनपेड यानी अनकॉल्ड है अभी, ठीक है, एंड अनपेड ऑन द शेयर्स। जैसे 10 रुपये का शेयर है, एक ही शेयर है मान लीजिए मेरे पास, मैं 8 रुपये दे चुका हूँ, तो मेरी लिबिलिटी कितनी बची, 2। अगर 100 शेयर्स थे तो 100 इंटू 2 200, ठीक है, सिंपल हो गया। फिर कहते हैं कि इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखिए गारंटी वाला भी हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में। गारंटी में क्या आ जाएगा कि एक मेंबर ने जितनी गारंटी दे रखी है, ठीक है, तो वो उस गारंटी अमाउंट तक के लिए ही लायबल होगा। बट याद रखिएगा, ये मैंने तब भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जो गारंटी वाली अमाउंट है दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी गारंटी वाली जो अमाउंट है वो केवल कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवा सकती है, उससे पहले नहीं मंगवा सकती। गारंटी वाली अमाउंट जो है वो क्या है, कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवा सकती है, उससे पहले नहीं मंगवा सकती, आपको याद रखना है, ठीक है। इन द केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, यानी कंपनी कल को वाइंडिंग अप में चली जाती है तो मेंबर किस अमाउंट तक के लिए लायबल होगा, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मेंबर जो है लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट होगा टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for payment of debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member as the case may be। ओके, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखिए जो मेंबर की लिबिलिटी है, ठीक है, वो होती है इसकी वाइंडिंग अप में। मान लीजिए एक बंदे ने, एक मेंबर है, उसकी जो गारंटेड अमाउंट है वो कितनी है, 5 लाख। उस मैं मेंबर हूँ कंपनी का, तो मैंने अपनी जो गारंटी अमाउंट है मेरी कितनी है, 5 लाख। तो कंपनी मुझसे 5 लाख का मंगवा सकती है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एक चीज़ क्लियर है। अब कहते हैं कि मान लीजिए वाइंडिंग अप के पिछले 1 साल के दौरान, 1 साल के दौरान, ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी मेंबरशिप छोड़ के चला गया, तो मुझे क्या है कि वो मेंबर जो वाइंडिंग अप से पिछले 1 साल के दौरान अपनी मेंबरशिप छोड़ के चला जाता है, तो उसको भी क्या है कि यहाँ पे लायबिलिटी उसकी भी बनेगी। यानी मेंबर जो है वाइंडिंग अप के दौरान जो लायबल है, ठीक है, जो उसकी गारंटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लायबल है, वो तो है ही है जो समय मेंबर है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उसके अलावा वो मेंबर भी जिन्होंने गारंटी दे रखी थी, वो मेंबर भी लायबल हैं जो क्या है कि वाइंडिंग अप से पिछले 1 साल के दौरान कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। तो जो कंपनी के मेंबर हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और जो पिछले 1 साल के दौरान जो मेंबर थे वाइंडिंग अप से पिछले 1 साल के दौरान, तो अब छोड़ के जा चुके हैं, तो वो भी लायबल हो जाते हैं, ठीक है। तो गारंटी अमाउंट जो है दैट इज लायबल टू बी पेड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। एंड टू द कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स अमंग्स देमसेल्व्स। एक तो क्या है कि जो आउटसाइडर्स के जो डेट हैं, ठीक है, कंपनी ने जो आउटसाइडर के डेट देने हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उसके लिए तो कंट्रीब्यूटरी लायबल है ही है, उसके लिए तो मेंबर लायबल है ही है। उसके अलावा जो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो खर्चे आएंगे, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो खर्चे आएंगे, उसके लिए भी कंपनी लायबल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कैपिटल क्लोज। अब कहते हैं कि देखिए कंपनी की जो कैपिटल क्लोज है उसमें क्या आएगा, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी कि कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है, और कंपनी की जो कैपिटल की जो डिनोमिनेशन है, डिवीजन है, वो आ जाएगी। मान लीजिए कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख शेयर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें कैपिटल क्लोज में। और उसके अलावा मान लीजिए कंपनी का जो एक शेयर है वो 1 रुपये का है, तो आ जाएगा कि कंपनी के जो शेयर्स है वो इस प्रकार से वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो बेसिक सी इसमें बातें आ जाएंगी। कहते हैं कैपिटल क्लोज में क्या आएगा, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, कि कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है, एंड द डिवीजन देयर ऑफ इनटू द शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, ठीक है। एक तो कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है, उस कैपिटल की डिवीजन आ जाएगी कि कंपनी के जो शेयर्स है इतने इतने रुपए के हैं, ठीक है, लाख शेयर 10 रुपये के, 10 लाख शेयर 2 रुपये के, ऐसे यानी डिवीजन आ जाएगी। उसके अलावा क्या है कि हर एक जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, हर एक जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है जिसे हम मेंबर बोलते हैं, तो उसे भी एक शेयर लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये सारा मेमोरेंडम में आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड अपॉजिट हिज नेम, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा कि हर एक मेंबर कितने जो है शेयर्स लेना चाहता है, उसके नाम के साथ में अपोजिट साइड में आ जाएगा, ठीक है।
तो कैपिटल क्लोज में बिल्कुल सिंपल है कि कंपनी की जो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो, और कैपिटल की जो डिवीज़न है, और प्लस हर एक जो एक मेंबर जो शेयर लेना चाहता है उसकी डिटेल इसमें आ जाएगी। ठीक है। फिर कहते हैं कि नॉमिनेशन क्लोज। आपको याद होगा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 1% कंपनी। अब 1% कंपनी में क्या है, एक ही मेंबर है। अब कल को उसकी डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो कौन संभालेगा फिर? उस केस में क्या है कि हमने डिस्कस किया था कि हाँ 1% कंपनी जब भी बनेगी तो साथ में क्या है कि मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम भी आएगा। नॉमिनी का काम क्या है यहाँ पे? नॉमिनी का कोई काम नहीं है, बट हाँ कल को मेंबर की डेथ होती है, ठीक है, और मेंबर को कुछ हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इनकेपेबल हो जाता है काम करने के लिए, तो जो नॉमिनी है दैट बिकम्स मेंबर, नॉमिनी बिकम्स मेंबर है। ठीक है ना। कहते हैं कि इन केस ऑफ ए 1% कंपनी द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो आ जाएगा साफ साफ कि नॉमिनेशन क्लोज में क्या आएगा कि 1% कंपनी के केस में ही ये नॉमिनेशन क्लोज होगी, और किसी कंपनी के केस में ये नॉमिनेशन क्लोज नहीं होगी। इस नॉमिनेशन क्लोज का रोल केवल यही है कि हाँ कि 1% जो है एक सोल मेंबर, जो इंडिविजुअल मेंबर है, उसने एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर दिया है। जो कल को 1% की जो मेंबर है उसकी डेथ होती है या वो इनकेपेबल होता है ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो नॉमिनी है ये क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। सिंपल। ठीक है। तो आपको क्लोजेस समझ आई? तो क्लोजेस कौन कौन सी होगी? पहली नेम क्लोज होगी। ठीक है। नेम क्लोज में क्या आया था आपको याद है? कंपनी का नेम, और अगर कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो लिमिटेड, गवर्नमेंट है तो लिमिटेड, 1% कंपनी है तो नाम के नीचे 1% कंपनी आएगा। ठीक है। और जो सेक्शन 8 कंपनी है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाना उसके लिए अप्लाई नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है। और जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम के पीछे लगा सकती हैं। और जो सेक्शन 8 कंपनी है वो चैम्बर्स या एसोसिएशन वगैरह लगा सकती हैं, फाउंडेशन वगैरह। ठीक है। और सेकंड था कि कंपनी के ऑब्जेक्ट। ठीक है। कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, और मेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए कंपनी क्या कुछ कर सकती है। ठीक है। फिर आ गया कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ पे केवल स्टेट का नाम आएगा, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है। फिर कंपनी की जो लिबिलिटी क्लोज है वो आ जाएगी, इसमें मेंबर की लिबिलिटी होगी। ठीक है। अब लिबिलिटी जो है मेंबर की डिपेंड करती है कि कंपनी की कौन सी टाइप है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितनी अनकॉल्ड अनपेड कैपिटल है उतनी लिबिलिटी है मेंबर की। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जो जितनी गारंटी दे रखी है। अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो यहाँ पे ये क्लोज होगी ही नहीं, क्योंकि लिबिलिटी तो लिमिटेड ही नहीं है। ठीक है। तो ये तो लिबिलिटी क्लोज है। ठीक है। जहाँ लिबिलिटी अनलिमिटेड है तो वहाँ पे इस क्लोज की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है। फिर आ गई कंपनी की कैपिटल क्लोज। ठीक है। कैपिटल क्लोज में क्या आ जाएगा कंपनी का? ठीक है। कंपनी की टोटल जो कैपिटल है वो आ जाएगी, कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है, और साथ में क्या है कि कंपनी के जो कैपिटल है वो उसकी डिवीज़न आ जाएगी इसमें। ठीक है। कंपनी की कैपिटल की डिवीज़न आ जाएगी, और जो हर एक सब्सक्राइबर जितने शेयर खरीद रहा है उसके नाम के अपोजिट में वो आ जाएगा। ठीक है। फिर नॉमिनेशन क्लोज आ गई, ये केवल किस में है? 1% कंपनी में है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि जो सोल मेंबर है उसने किसको नॉमिनेट किया हुआ है एज ए नॉमिनी, कि कल को मेंबर की डेथ होती है या मेंबर क्या है इनकेपेबल हो जाता है फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो नॉमिनी है ही बिकम्स मेंबर। ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद कहते हैं कि फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स रिलेटेड टू द मेमोरेंडम। अब देखिए मॉडल फॉर्म्स हैं कुछ। शेड्यूल 1 है, ठीक है, जैसे आपके 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 के, और जैसे ही एक्ट खत्म होता है, ये 470 सेक्शन खत्म होते हैं, उसके साथ शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। अब शेड्यूल 1 जो है वो क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का है। अब मेमोरेंडम के क्या है, उन्होंने मॉडल फॉर्म्स बता रखे हैं कि कंपनी फॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है। या उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहे कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली। तो मेमोरेंडम जो है कंपनी के वो शैल बी इन द रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल A B C D E। ये शेड्यूल 1 मैंने बताया ना, जैसे कंपनी एक्ट 2013 के कुल मिला के 470 सेक्शन हैं। 470 सेक्शन के बाद शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। शेड्यूल 1 जो है वो किसका है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। तो कहते हैं कि अब फॉर्म जो मेमोरेंडम है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की कौन सी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो टेबल A B C D E अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है याद करना। तो पहला क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके लिए क्या है? टेबल A। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, यहाँ याद रखना है नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्लोज B। अगला सिंपल हो जाएगा, नॉट हटा दो, सेम ऐसे रख दो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी, सेम वर्डिंग,
अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, डी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ई। सिंपल। तो पहला क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स, ए, फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बी, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, सी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, डी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ई। सिंपल। अब एक और चीज बताता हूं, अब आर्टिकल्स के भी ऐसे ही फॉर्म है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे। अब आर्टिकल्स का भी आगे जाके पढ़ेंगे, फॉर्म ऐसे ही होते हैं, ठीक है। या ई तक तो क्या हो गया, मेमोरेंडम के हो गए। अब उसके बाद किसके स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स के क्या याद रखना है, सिंपल यही वे है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का आर्टिकल का फॉर्म कौन सा होगा, एफ होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पे नॉट की जगह हैविंग आ जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, जी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यहाँ पे आएगा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एच। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या हैविंग आएगा, ठीक है, आई। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जे। कहने का भाव सिंपल, कहने का भाव बिल्कुल सिंपल कि यहाँ पे पहले नॉट आया, यहाँ पे पहले क्या है, हैव आएगा, फिर नॉट आएगा। तो याद करिए दोबारा, तो कैसे वो याद रखना है। पहला बात करते हैं हम किसकी, मेमोरेंडम की बात करते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, टेबल ए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बी। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, सी। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, डी। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ई। क्लियर। फिर बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। अब सीधा चलना है कि नॉट की जगह पहले हैव लगा देना है। तो पहला क्या हो गया, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, ये किसका आ गया, एफ, ठीक है। फिर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, आपके बाद जी, ठीक है। फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जी के बाद एच, ठीक है। फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एच के बाद आई, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जे, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा एफ जी एच आई जे, ठीक है। फर्क क्या है, मेमोरेंडम में क्या सिस्टम था कि पहले लिमिटेड बाय शेयर आया, ठीक है, उधर भी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर पहले ही है। इधर पहले है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उधर आर्टिकल में क्या आएगा, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ नॉट पहले स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हैव पहले स्टार्ट होगा, सीक्वेंस वैसे ही लगेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मॉडल फॉर्म्स होते हैं, मॉडल फॉर्म्स हैं, टेबल्स हैं, तो क्या है कि कंपनी इसको अडॉप्ट करती है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली इसको अमेंडमेंट कर सकती है। फिर सिंपल है, कहते हैं कि मेमोरेंडम जो होंगे मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर कंसेक्यूटिवली, ठीक है। प्रिंटिंग होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए जो है मेमोरेंडम, ठीक है, यानी कि लिखे हुए हाथ से। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होंगे, नंबर कंसेक्यूटिवली, एंड साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन, कम से कम 7 पर्सन द्वारा ये साइन होने चाहिए। 2 इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में आपको पता है ये 2, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के मेंबर कितने होते हैं, सब्सक्राइबर कितने होते हैं, 2, ठीक है। और पब्लिक, जो पब्लिक कंपनी उसमें 7 होते हैं, 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, ठीक है। एंड 1 इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो 7 मेंबर साइन करेंगे, कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है तो 2, और 1 पर्सन कंपनी तो मेंबर इकलौता ही है इनका। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, कम से कम एक गवाह की उपस्थिति में ये साइन किए जाएंगे। हु विल अटैच द सिग्नेचर, और जो सिंपल है विटनेस जो है उसको अटैच करेगा। द पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एज वेल एज द विटनेस एज टू द एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा मस्ट ऑल्सो बी एंटर्ड, ठीक है। तो जो भी सिग्नेटरीज हैं उनके जो बेसिक डिटेल है वो सारी इसमें डाली जाएगी। सिग्नेटरीज हैं प्लस जो विटनेसेस हैं, ठीक है, सिग्नेटरीज प्लस विटनेसेस, उनकी जो डिटेल है वो सारी क्या इसमें डाली जाएगी, उनका एड्रेस होगा, उनका डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, वो सारा क्या है मेमोरेंडम में डाला जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट ए कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू इट्स मेमोरेंडम, हाउएवर ए माइनर कैन नॉट बी सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम। वो कहना चाहते हैं कि देखिए कंपनी तो मेंबर बन सकती है, ठीक है, कंपनी क्या है, किसी कंपनी की मेंबर बन सकती है, तो अपने जो साइन करेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो साइन कर नहीं सकती, तो अपनी किसी एजेंट के जरिए, अपने किसी डायरेक्टर वगैरह के जरिए, किसी एजेंट के जरिए इस सब्सक्राइब कर सकती है मेमोरेंडम को। बट जो माइनर है, ठीक है, माइनर तो क्या है कि सिग्नेटरी नहीं हो सकता, कि वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो माइनर का गार्डियन है, माइनर का जो गार्डियन है वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। और जो गार्डियन है वही माना जाएगा कि उसने ये सब्सक्राइब किए हैं और उसी ने वो शेयर्स खरीदे हैं,
ठीक है। और शेयर्स के प्रति जो लायबिलिटी है, शेयर्स के लिए जो लायबिलिटी है वो भी किसकी रहेगी, गार्डियन की ही रहेगी, सिंपल। तो कहते थे अबव क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम आर कॉल्ड कंपलसरी क्लोजेज। जो ये नेम क्लोज, स्टेट ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, लिबिलिटी क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज, ये कंपलसरी क्लोजेज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कंपनी कुछ ऐड करना चाहे कर सकती है, ठीक है। द अबव क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर कॉल्ड कंपलसरी क्लोजेज और कंडीशंस। इन एडिशन टू दीज ए मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल राइट्स अटैच टू वेरियस क्लासेज ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये जो क्लोजेज हैं ये मैंडेटरी क्लोजेज हैं, ठीक है। कंडीशंस जो है ये आएंगी। उसके अलावा अगर कंपनी जो है कुछ ऐड करना चाहती है, ठीक है, वो कुछ ऐड एडिशन कर सकती है, जैसे कि डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयरहोल्डर्स के उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कंपनी ये ऐड करना चाहती है कर सकती है, सिंपल, ठीक है। फिर कहते थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सिंपल याद रखिए। देखिए आर्टिकल जो है वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कुछ भी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा जा सकता जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। कुछ भी ऐसा आर्टिकल में लिखा गया जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है तो वो क्या हो जाता है, इनवैलिड, यानी कि वॉइड, ठीक है। और जो मेमोरेंडम है वो लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते, यानी कि जो कंपनीज एक्ट है तो 13, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो बेशक मेमोरेंडम चार्टर डॉक्यूमेंट है बट इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। एक्ट सबसे बड़ा है, उसके नीचे मेमोरेंडम आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। तो मेमोरेंडम जो है वो कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्री टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट इफ इट डज, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लिख दिया गया है मेमोरेंडम में जो एक्ट के खिलाफ है, एक्ट के बियॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, इसका बिल्कुल जीरो इफेक्ट होगा। सिमिलरली ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे आर्टिकल्स हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है आर्टिकल्स वगैरह का किसी और डॉक्यूमेंट का मेमोरेंडम के साथ, तो चलेगी किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लस कंपनी के जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो चलेगी किसकी, एक्ट की, ना कि मेमोरेंडम की। याद रखिएगा आर्टिकल्स प्लस मेमोरेंडम में कॉन्फ्लिक्ट मेमोरेंडम की चलेगी, मेमोरेंडम और एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट तो एक्ट की चलेगी, सिंपल है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब देखिए अल्ट्रा वायर्स मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड पावर। कंपनी ने जो भी काम करना है वो जो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में जो दे रखा है उसके विधन करना है। तो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती। कंपनी अपनी ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके विधन ही रह के ही कंपनी को काम करना है, याद रखिएगा। अगर कंपनी अपनी ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाके कुछ भी करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर्स, यानी बियॉन्ड पावर। तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड, वो क्या हो जाएगा, वॉइड, याद रखिएगा। आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। कंपनी के मेमोरेंडम है, उसकी ऑब्जेक्ट क्लोज है, ठीक है। तो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए बाहर गई तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं बताता हूँ। मान लीजिए कंपनी के जो लैंडर्स हैं, कंपनी के लैंडर्स ने कंपनी की जो बोरो करने की पावर है उसके बाहर जाके कंपनी को लैंड कर दिया, उधार पे पैसे दे दिए। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो क्या होगी, वॉइड होगी, इनवैलिड होगी, ठीक है। अब कंपनी लैंडर्स के खिलाफ केस नहीं कर सकती, लैंडर्स कंपनी के खिलाफ नहीं केस कर सकते। बट अब कहते हैं कि देखिए, अब मान लीजिए कंपनी के लैंडर्स ने 50 लाख रुपये उधार पे दिया कंपनी को, तो कंपनी के पास वो 50 लाख में 50 लाख सारा पड़ा हुआ है। तो लैंडर्स जो है ये 50 लाख रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बेशक वो कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, बट वो पैसा जो भी कंपनी के कामों में नहीं लगाया गया, कंपनी के कामों में खर्चा नहीं किया गया, तो जो लेंडर है उसको इन स्पीशीज यानी एज इट इज उसको रिकवर कर सकते हैं, एज इट इज उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि कंपनी के लेंडर ने अगर कंपनी को उधार पे दिया जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, तो ट्रांजेक्शन तो अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड पावर है। तो ना ही लेंडर कंपनी के खिलाफ, ना ही कंपनी लेंडर के खिलाफ कोई केस कर सकती है रिगार्डिंग इस ट्रांजेक्शन। बट हाँ, कंपनी ने अभी वो पैसा स्पेंड नहीं किया, मान लीजिए स्पेंड नहीं किया, तो लेंडर क्या है इस पैसे को रिकवर कर सकते हैं कि पैसा भी इन स्पीशीज है, एज इट इज है, इट हैज़ नॉट बीन स्पेंट बाय द कंपनी, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या कहते हैं, द मीनिंग ऑफ द टर्म, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स इज सिंपली बियॉन्ड पावर्स। मैंने बताया कि अल्ट्रा वायर्स क्या है, अपनी पावर के बियॉन्ड जाना, अपनी पावर के बियॉन्ड जाना, ठीक है। द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायर्स इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ऑफ डूअर्स, यानी कि जो कंपनी है
और उसके बाद जो लीगल पावर्स है यानी जो मेमोरेंडम में दे रखा है। अब मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज में बताया है कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। अब कंपनी जो नहीं कर सकती वो करती है, यानी कि जो कर सकती है उसके बियॉन्ड जाती है, तो वो क्या है, अल्ट्रा वायस है, बियॉन्ड पावर है। ठीक है, दिस प्रीसपोजेज दैट द पावर इज इन देयर नेचर आर लिमिटेड, यानी कि इस जो भी अल्ट्रा वायस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसमें एक प्रिजम्पशन है, ठीक है, एक प्रीसपोज करके चलते हैं कि जो पावर्स है वो लिमिटेड है, ऑब्वियसली लिमिटेड है, तो कंपनी की लिमिटेशंस है, कंपनी को अपने जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके बाहर जाके काम नहीं करना। इट इज़ ए फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट, दस फार एंड नो फर्दर। तो कहते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट क्लोज जो है तो वो क्या है कि ऑब्जेक्ट्स के विद इन कंपनी को रह के चलना है, और कंपनी उतने ही की आगे बढ़ सकती है जितने एक्ट अलाउ करते हैं। जो इस काम को एक्ट भी नहीं अलाउ करते तो कंपनी उसके बाद जाके कैसे काम कर सकती है। इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ कंपनी। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टर्स की पावर्स जो होती हैं वो यूजुअली आर्टिकल्स में होती हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कंपनी आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कुछ करती है बट वो विद इन द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम है तो चलेगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उसको कंफर्म कर सकते हैं, अपनी अप्रूवल दे सकते हैं, चलेगा। बट हाँ, कंपनी अगर कंपनी अपनी पावर्स के बियॉन्ड यानी कि मेमोरेंडम के बाद जाके कुछ करती है तो उसको कंपनी के सभी मेंबर्स मिलके भी उसको रेटिफाई यानी उसकी अप्रूवल नहीं दे सकते, ये आपको याद रखना है। तो कहते हैं कि बट ऑल्सो ऑफ कंपनीज होली वाइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ। ठीक है, जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं कंपनी की ही पावर के बियॉन्ड है, तो वो टोटली इनऑपरेटिव है, टोटली वॉइड है, उसको क्या है किसी भी ढंग से वैलिड करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग अपॉन द कंपनी, सिंपल। ऑन दिस अकाउंट ए कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर द पर्पसेज अदर देन दोज ऑफ दो सैंक्शन बाय द मेमोरेंडम। ठीक है, तो कंपनी अगर अपने मेमोरेंडम के जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके बियॉन्ड जाके कुछ करना चाहती है तो उसके वहीं पे रिस्ट्रेन किया जा सकता है, कंपनी को रोका जा सकता है कि आप देखिए मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाके कुछ भी स्पेंड नहीं कर सकते, फंड से एम्प्लॉय नहीं कर सकते। लाइकवाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम दैट वन इज ऑथराइज टू कैरी ऑन, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो कंपनी नहीं कर सकती उसको करना चाहती है तो उसको कंपनी को उस काम को करने से रोका जा सकता है, सिंपल। द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस इज दैट ए कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रा वायस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कंपनी के खिलाफ जो अल्ट्रा वायस ट्रांजेक्शन है उसके लिए केस नहीं किया जा सकता, यानी कंपनी ने कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन की जो उसकी पावर के बियॉन्ड है। ठीक है, तो अब कल को कंपनी के खिलाफ भी क्या उस पावर के लिए केस नहीं, उस काम के लिए कंपनी के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉर कैन इश्यू, ना ही कंपनी उस काम के लिए किसी के खिलाफ केस कर सकती है, ना ही कोई बाहर का बंदा कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है उस काम के लिए। ठीक है, सिंस द मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये हमने बात की थी कि सेक्शन 399 क्लियर कट कहता है कि मेमोरेंडम जो है, ठीक है, ये क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, क्रेडिटर्स वगैरह कोई भी है, तो मान के चला जाएगा कि उस बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया है और उसको इसकी समझ भी है। ठीक है, और वो भी जो भी डीलिंग कर रहा है कंपनी के साथ तो मान के चला जाएगा कंपनी के इस डॉक्यूमेंट के बारे में, बेशक वो मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स है उसके बारे में जानकारी उसको है। ठीक है, सिंस द मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, therefore when one deals with a company one is deemed to know about the powers of company। तो मान के चला जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है तो उसको इस मेमोरेंडम के बारे में जानकारी है, सिंपल। इफ इन स्पाइट ऑफ दिस you enter into a transaction which is ultra vires the company you cannot enforce it against the company। ठीक है, अगर जानते हुए भी कि आपको पता है कि मेमोरेंडम में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, कंपनी उस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके उस पावर के बियॉन्ड जाके अगर कंपनी कुछ कर रही है फिर भी आप उस ट्रांजेक्शन को कंपनी के साथ करते हैं तो फिर आप कंपनी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कंपनी के मेमोरेंडम को आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बिना पढ़े आपने ट्रांजेक्शन की, फिर अब वो जो ट्रांजेक्शन थी वो बियॉन्ड पावर थी कंपनी के, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा नहीं तो मैं लायबल नहीं हूँ उसके लिए, मैं तो कंपनी से ये चीज़ रिकवर करूँगा या कंपनी के खिलाफ केस करूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ डील करता है तो ये बेसिक प्रिजम्पशन लेके चली जाएगी कि उसको इसके बारे में पता है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इट डजेंट मैटर,
ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मान के चला जाएगा कि आपने इसको पढ़ लिया है। होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दे रखी है, कहते इफ़ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच ए कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट। ठीक है, अगर आपने क्या है बियॉन्ड पावर्स जाके, कंपनी की बियॉन्ड पावर्स जाके कि कंपनी जो चीज़ें ले ही नहीं सकती, ठीक है, जो सर्विस ले ही नहीं सकती, ठीक है, तो आपने ऐसी कोई चीज़ सप्लाई की कंपनी को, ठीक है, जो कंपनी की बियॉन्ड पावर है, कंपनी उसको ले ही नहीं सकती, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए आप कंपनी से पैसे रिकवर नहीं कर सकते, ना ही उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ द मनी, ये ध्यान से रखिएगा, मैंने समझाया भी था आपको, बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज़ नॉट बीन एक्सपेंडेड, अभी कंपनी ने उसको खर्चा नहीं है, कंपनी के पास वो पड़ा है, तो आप इन स्पीशीज उस चीज़ को रिकवर कंपनी से कर सकते हैं कि अभी कंपनी के पास एज इट इज़ वो पड़ी हुई है। ठीक है, द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट बाय मीन्स ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है मनाही, तो कोर्ट में जाके आप एक रोक का इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकते हैं। यहाँ कंपनी ने जो पैसा लिया ये बियॉन्ड पावर जाके लिया है, तो कंपनी इस पैसे को ना खर्चे, ना स्पेंड करे। ठीक है, तो आप ये ऑर्डर क्या है कि कोर्ट से जाके ले सकते हैं। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ऑनर ऑफ द मनी विच इज अल्ट्रा वायस द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी उस पैसे का मालिक नहीं बन जाती जो अल्ट्रा वायस ऑफ द कंपनी है। ठीक है, ठीक है जी, सिंपल है बिल्कुल। अगर आपने कंपनी को कुछ पैसा दिया जो कंपनी की बियॉन्ड पावर है, तो आप वो पैसा कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते अगर कंपनी ने पैसा वो स्पेंड आगे कर दिया है। ठीक है, बट हाँ, अगर कंपनी के पास अभी वो पैसा एज इट इज़ पड़ा है, तो आप क्या है कि कंपनी के खिलाफ केस करके आप एक मनाही का यानी इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपने, क्योंकि वो कंपनी का पैसा नहीं है तो कंपनी उस पैसे को नहीं रख सकती, तो वो पैसा क्या है कि आप रिकवर कर सकते हैं कंपनी से, क्योंकि अभी वो स्पेंड नहीं किया गया, एज इट इज़ वो पड़ा है। ठीक है, फिर कहते हैं एज द लेंडर रिमेन्स द ऑनर ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पीशीज, यानी इन स्पीशीज क्या है एज इट इज़, जैसे थी वैसी। इफ द अल्ट्रावायस लोन हैड बीन यूटिलाइजिंग इन मीटिंग lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of debtor paid off and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कंपनी ने क्या है कि अल्ट्रावायस लोन था, ठीक है, हैड बिन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग विद द लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी ने किसी से लोन लिया और अपना कोई डेट पे कर दिया। ठीक है, तो लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी। यानी कहने का भाव क्या है, ए ने लोन दिया कंपनी को, ठीक है, 10 लाख का। अब कंपनी ने क्या है कि इसका एक कंपनी का एक क्रेडिटर था, ठीक है, कंपनी का जो क्रेडिटर था, अब क्या है कंपनी ने उसको पे कर दिया वो 10 लाख रुपया, तो ये डेटर तो कंपनी का ख़त्म हो गया। अब क्या है कि एक तरह का क्या है कि अब जो ये ए है ये हो जाएगा कि हाँ भी अब ये इसके शूज़ में आ गया, स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ दिस वन। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपया क्या है, अब क्या है कि ये कंपनी से रिकवर कर सकता है। ठीक है, अब कंपनी के पास अगर कैश पड़ा होता तो एज रिकवर कर सकता है 10 लाख। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, उस पैसे को लॉफुली यूटिलाइज कर लिया टू पे ऑफ इट्स डेट, तो ये बंदा तो गया, छुट्टी होगी इसकी, ले गया पैसे अपने। अब कंपनी को ये जो 10 लाख इसका निकाला है, इसको दिया है, अब कंपनी को वो पैसा जो इससे लिया था अब इसको वापस देना है, इसको वापस देना है। ठीक है, ये याद रखना है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रावायस द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। मैंने बताया कि जो एक्ट अल्ट्रावायस है बिल्कुल बियॉन्ड पावर है कंपनी के सभी शेयरहोल्डर्स उसको मिलके, कंपनी के सभी शेयरहोल्डर्स मिलके रेजोल्यूशन पास करके भी उस काम को वैलिडेट नहीं कर सकते, उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रावायस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली इफ। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया आपको, जैसे अब कंपनी ने मेमोरेंडम के खिलाफ जाके कुछ किया तो वो तो कंपनी की पावर के बियॉन्ड था, उसको तो रेटिफाई किया ही नहीं जा सकता। बट मान लीजिए कंपनी ने कुछ ऐसा किया जो डायरेक्टर्स की या आर्टिकल्स की पावर के बियॉन्ड था, बट विद इन द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम है, विद इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी है, तो उसको कंपनी के शेयरहोल्डर्स मिलकर रेटिफाई कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो कहते हैं कुछ एक अल्ट्रावायस एक्ट ऐसे होते हैं जिसको कंपनी रेगुलराइज कर सकती है, सही कर सकती है, बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। पहला क्या है, इफ द एक्ट इज अल्ट्रावायस द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स द शेयरहोल्डर्स कैन रेटिफाई इट। ठीक है, अगर डायरेक्टर्स के पावर, ये इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना, कि अगर डायरेक्टर ने क्या है कि अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कुछ किया है, अगर कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कुछ किया है, तो कंपनी के शेयरहोल्डर्स मेंबर्स रेटिफाई इसको कर सकते हैं, मतलब अपनी कंफर्मेशन दे सकते हैं। इफ़ इट इज़ अल्ट्रावायस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, ठीक है, अगर ये कंपनी के ही पावर के बियॉन्ड है तो कंपनी कैन
ऑल्टर द आर्टिकल्स, ठीक है, कंपनी के आर्टिकल्स के, ठीक है। मैंने बताया कि अगर डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है, तो ठीक है, कंपनी के शेयरहोल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं। अगर कंपनी के आर्टिकल्स के बियॉन्ड है तो ठीक है, कंपनी आर्टिकल्स ही बदल सकती है। आर्टिकल को बदलने के लिए नॉलेज के लिए बता दूँ, ये सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी वोट्स फेवर में क्या है, अगेंस्ट की 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आर्टिकल की कहते हैं कि अगर कंपनी की पावर के विदिन है बट इज डन इरेगुलरली शेयरहोल्डर कैन वैलिडेट इट, ठीक है, कंपनी की पावर के विदिन है, ठीक है, किया कैसे गया है, सही ढंग से नहीं किया गया, तो शेयरहोल्डर क्या उसको रेटिफाई कर सकते हैं, यानी वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंपल याद रखिए, अगर कोई भी एक्ट कंपनी की पावर के बियॉन्ड यानी मेमोरेंडम के बियॉन्ड किया गया है, वो तो बिल्कुल वॉइड है, ठीक है, उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। बट हाँ, कोई ऐसा काम जो डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है, उन्होंने कर दिया है, तो कंपनी के शेयरहोल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो आर्टिकल की पावर के बियॉन्ड चला गया, आर्टिकल के बाहर चला गया है, तो ठीक है, जो मेंबर्स है वो आर्टिकल को बदल सकते हैं, कंपनी आर्टिकल्स को बदल सकती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम है जो किया तो विद इन द पावर गया है बट सही ढंग से नहीं किया गया, तो ठीक है, उसको कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स, उसको रेटिफाई कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है जी। एक केस लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका नेम भी याद रखना है आपको, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिचे, ठीक है। तो एशबरी रेलवे कैरेज का एक केस है, वर्सेज रिचे, ठीक है, केस है। इसमें है एक्चुअल में था क्या, इसमें कंपनी का जो काम था वो था जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का रिपेयर का, ठीक है, किराए पे देना, लीज पे देना। कंपनी ने क्या किया कि काम तो था उनका जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का, लीज वगैरह का, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे काम क्या कर दिया, फाइनेंसिंग का, ठीक है। अब मान लीजिए काम मैं कोचिंग का करता हूँ, ठीक है, पढ़ाता हूँ। अब कोचिंग को अगर मैं फाइनेंस करना शुरू कर दूँ तो फिर तो मेरा काम ही नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे यही था कि कंपनी का काम तो था जनरल कॉन्ट्रैक्टर का, पर कंपनी बीच में फाइनेंसिंग करने लग गई। तो कंपनी कहती है कि देखिए, तो हम जो जो काम कर रहे हैं उसी को तो फाइनेंस कर रहे हैं, उसी के लिए फाइनेंसिंग शुरू की है हमने, ठीक है। तो डिसीजन ये आया कि देखिए, जनरल कॉन्ट्रैक्टर अलग चीज़ है, फाइनेंसिंग टोटली अलग चीज़ है। तो कंपनी ने जो भी किया ये बियॉन्ड पावर है, कि कंपनी ने जो भी किया ये बियॉन्ड पावर है। तो ये क्या है, एक अल्ट्रा वायरस एक्ट है, इसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो जिसके लिए कंपनी ना ही केस कर सकती है किसी के खिलाफ, ना ही कोई केस कर सकता है कंपनी के खिलाफ, ठीक है। तो उसमें यही था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम था कंपनी का, तो कंपनी ने क्या किया कि उसके बियॉन्ड जाके फाइनेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया, उन्हीं चीज़ों की फाइनेंसिंग। तो ये अल्ट्रा वायरस केस था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक बियॉन्ड पावर था, जहाँ पे कंपनी ना ही केस कर सकती है इस काम के लिए, ना ही कोई और कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, सिंपल, ठीक है। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वर टू मेक, सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन, ठीक है। तो कंपनी का काम क्या था, मेन रेलवे जो कैरेजेज हैं एंड वैगन्स हैं उसको बनाना, बेचना, ठीक है, उसको आगे हायर पे देना। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स का, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करना। और जो वर्क माइंस है, ठीक है, उसको परचेज करना, लीज पे देना, सेल करना। टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल, टिम्बर, मेटल्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिक उसका काम था, ठीक है। रेलवे वैगन हो गए, ठीक है, उसको किराए पे देना, जनरल कैरेज वगैरह को। और उसके अलावा जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम था, वर्क माइंस का काम था, ठीक है, और मर्चेंट्स और एजेंट्स के तौर पे, या ठीक है, खरीदना या बेचना कोल को, टिम्बर को या मेटल्स को, ठीक है। तो कहते हैं कि आगे हुआ क्या, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन इन बेल्जियम। तो काम उनका बनाने का था, लीज पे देने का था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज़ का, फॉर फाइनेंसिंग। यहाँ इनका गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो उन्होंने एक रेलवे लाइन को बिछाने के लिए फाइनेंसिंग का काम शुरू पकड़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अब फाइनेंसिंग का तो उनके ऑब्जेक्ट में था ही नहीं, उनका काम तो था जनरल कॉन्ट्रैक्टर का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वैगन्स बनाना, लीज पे देना, ठीक है, और जो कोल माइंस वगैरह उनको लीज पे देना, खरीदना बेचना वगैरह, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंसिंग कर दिया, रेलवे लाइन जो बेल्जियम में बेचती थी उसको फाइनेंस कर दी, तो टोटली बियॉन्ड था। अब उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि ये डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है, एक तो कि कंपनी कर नहीं सकती, तो स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा इसको रेटिफाई कर दिया गया। जो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है तो उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता।
द कंपनी हाउएवर रेपुडिएटेड, यानी कि उसको रिवोक करना द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स एंड रिचे ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या है कि कंपनी ने क्या किया, रेपुडिएट किया, कि कंपनी खुद कहने लगी कि देखिए हाउएवर रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स। तो पहले कंपनी ने काम कर लिया, फिर बाद में कहते हैं कि रेपुडिएट कर दे कि तो अल्ट्रा वायर्स है। अब जो दूसरी पार्टी थी रिचे, उन्हें कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया कि हाँ जी हमें जो नुकसान हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गए, तो हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके दी जाए। और रिची का कहना था कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो था वो विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर था, कंपनी ये काम कर सकती थी, हैंस विद इन इट्स पावर्स, मोर ओवर इट हैड बीन रेटिफाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स। तो जो दूसरी पार्टी थी, अपोजिट पार्टी जिसके साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो कहता है कि रिचे कहता है कि देखिए ये तो कंपनी का जो काम है ये विद इन द पावर है, ठीक है, ये भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर का ही काम है रेलवे लाइन बिछाना, ठीक है, बट यहाँ रेलवे लाइन बिछाने की बात नहीं थी, या रेलवे लाइन बिछाने के लिए फाइनेंसिंग की बात थी। ठीक है, तो रिचे ने ये कहा कि देखिए ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के विद इन आता है, ठीक है, और कंपनी के बाकायदा शेयरहोल्डर्स ने रेटिफाई भी कर दिया इसको, तो कंपनी इसके लिए लायबल है। ठीक है, तो आगे क्या बना, हैवर इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नल एंड वॉइड, क्योंकि कारण ये है कि कंपनी की जो पावर के ही बियॉन्ड है उसको शेयरहोल्डर्स रेटिफाई कर ही नहीं सकते। इट सेड दैट द टर्म्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल इंजीनियर्स। इन्होंने ये कहा कि जो टर्म है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये किससे जुड़ी हुई है, वॉज एसोसिएटेड with the mechanical engineers, that is it had to be read in connection with the company's main of business. If the term general contractors was not so interpreted, it would authorize the making of contracts of any kind and every description, for example marine and fire insurance. तो कोर्ट ने कहा देखिए जी जनरल कॉन्ट्रैक्टर को आप मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ लिंक करके देखिए, बस उसके आगे नहीं। अब उसके आगे अगर आप फाइनेंसिंग करने शुरू कर देंगे फिर तो सब कुछ ही हो जाएगा, आप कुछ भी कर लो, इंश्योरेंस कर लो, कुछ भी कर लो, कहते हैं कोर्ट ने बोला। ठीक है, तो एन अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायर्स बाय रीजंस ऑफ एस्टोपल एक्विजिशंस लैप्स ऑफ टाइम डिले और रेटिफिकेशन। यानी कि जो अल्ट्रा वायर्स कंपनी काम है वो अल्ट्रा वायर्स ही है, बियॉन्ड पावर कंपनी है। ठीक है, उसको किसी प्रकार से शेयरहोल्डर्स इवन सारे के सारे मिलके भी उसको क्या है कि ऐसा तो थोड़ी है सारे के सारे शेयरहोल्डर्स भी मिल जाएं तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बियॉन्ड पावर है। ठीक है ना, द होल पोजिशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कैन बी समड अप एज। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, कहते हैं कि सारी की सारी पोजीशन इसको समअप इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ना आसान है, ये जो मेन था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, कहते हैं कि व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच दो लीगल इटसेल्फ इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम और बाय स्टैट्यूट्स, इट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड हैंस नल एंड वॉइड। कहते हैं कि देखिए एक कंपनी अगर एक ऐसा काम करती है, बेशक वो कानूनी है, लीगल है, पर वो है तो बियॉन्ड मेमोरेंडम, बियॉन्ड कंपनी की पावर के है, तो इसको तो क्या बोलेंगे हम, वॉइड ही बोलेंगे, नल एंड वॉइड ही बोलेंगे। ठीक है, इसको किसी प्रकार से क्या रेटिफाई नहीं कर सकते। हाँ जी, अगर एक एक्ट ऐसा है जो अल्ट्रा वायर्स है तो कंपनी कैन नॉट रेटिफाई इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयरहोल्डर्स। ये बात कर चुके कि कंपनी के सारे शेयरहोल्डर्स में मिल जाएं तो जो काम कंपनी के ऑब्जेक्ट के ही बाहर है उसको कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती। कहते हैं कि एक एक्ट जैसा है जो अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स है बट इंट्रा वायर्स द कंपनी है। हमने बताया था कि अगर जो डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है बट विद इन द पावर्स ऑफ कंपनी है तो कंपनी के शेयरहोल्डर्स को रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं इसको रेजोल्यूशन पास करके इसको रेटिफाई कर सकते हैं। अगर कंपनी के आर्टिकल के बियॉन्ड पावर है तो हमने बात की थी कि आर्टिकल को यह अमेंड किया जा सकता है, तो कंपनी की पावर के बियॉन्ड नल एंड वॉइड, डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड शेयरहोल्डर सर्टिफाई कर सकते हैं, आर्टिकल के बाहर तो आर्टिकल को अमेंड किया जा सकता है, तो यानी उस काम को उसको कन्फर्म किया जा सकता है, वैलिड करार दिया जा सकता है, सिंपल। ठीक है, हाउएवर द डिसएडवांटेजेस, अब देखिए कहते हैं कि मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। कहते हैं कि देखिए अब डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, कंपनी ऐसा कर नहीं सकती। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती तो मेमोरेंडम चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर कंपनी की पावर के बियॉन्ड कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट के बाहर कुछ है, जैसे हमने पढ़ा कि सेक्शन 4 में क्या आता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाती है, नेम क्लोज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है, वन ऑफ क्लोज क्या है, वन ऑफ द मेन क्लोज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, अब एक सेक्शन 13 है, सेक्शन 13, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को बदलना चाहती है बदल सकती है, सर पास करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंपनी अगर कुछ ऐसा करना चाहती है जो लग रहा है कि ऑब्जेक्ट के बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं, पहले जीएम बुलाओ, जीएम के
जीएम में क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ और वो अमेंड कर दो, अब जो करना है उसको कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन तो है। However, the disadvantages of this doctrine outweigh its main advantage, namely to provide protection to the shareholders and creditors. Although it may be useful to members in restraining the activities of the directors, it is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in direction which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultravirus has been defeated as now the direct केलोस ने बताया कि देखिए पहले क्या होता था कि देखिए आप क्या है कि कुछ भी करेंगे तो कंपनी की पावर के बियॉन्ड में चला जाएगा, मेमोरेंडम के बाहर चला जाएगा। पहले क्या होता था कि मेमोरेंडम को बदलना बड़ा मुश्किल था, इसलिए सख्ती थी काफ़ी, बट अब तो सिंपल कर दिया कि आप एसआर पास कीजिए, मेमोरेंडम को बदल दीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा। तो मेन आपको समझ आया कि एक्चुअल में अल्ट्रावायस होता क्या है। अल्ट्रावायस होता है बियॉन्ड पावर। अब बियॉन्ड किसकी पावर? बियॉन्ड कंपनी की पावर हो सकता है, बियॉन्ड डायरेक्टर की पावर हुआ है, या बियॉन्ड आर्टिकल हुआ है। अगर कंपनी की पावर के बियॉन्ड है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर सारे के सारे मेंबर्स मिलके भी उसको कंफर्म रेटिफाई नहीं कर सकते। अगर जो काम हुआ है वो किसकी पावर के बियॉन्ड हुआ है? डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड हुआ है, बट विद इन द पावर ऑफ कंपनी है, तो मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके रेटिफाई कर सकते हैं। अगर काम हुआ है आर्टिकल्स के बियॉन्ड बट विद इन द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम है, विद इन द पावर्स ऑफ एक्ट है, तो मेंबर्स क्या है कि आर्टिकल को बदल सकते हैं सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? आर्टिकल्स। अब मेमोरेंडम तो क्या है? चार्टर डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम तय करता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, अब उस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करना है, इस तरह के इसमें आता है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी थी, जैसे मेमोरेंडम की है डेफिनेशन, वैसे ही आर्टिकल्स की है। आर्टिकल्स की क्या है? आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, सिंपल, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़वाता हूँ। आर्टिकल्स मीन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम, जैसे मेमोरेंडम की थी, और एज ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ दिस एनी प्रोविजंस ऑफ प्रीवियस लॉ और दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत आर्टिकल्स फ्रेम किए गए हैं ओरिजिनली या ऑल्टर किए गए हैं, तो वो भी क्या है? आर्टिकल्स ही हैं, ठीक है। आइए बेसिक एक मीनिंग पढ़ते हैं इसका। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल्स क्या होते हैं? कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। तो कंपनी के क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी के क्या है कि इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। थैंक यू। फिर कहते हैं कि जस्ट एज मेमोरेंडम contains the fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated, so also the articles are internal regulations of the company। कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से मेमोरेंडम कंपनी की क्या थे? फंडामेंटल कंडीशंस तय करते थे, ठीक है। कंपनी का जो एक बेस, एक फाउंडेशन, एक फंडामेंटल्स जो तय करते थे जिसके बेस पे कंपनी सारी खड़ी होती थी, ठीक है। उसी प्रकार से आर्टिकल्स क्या है? कंपनी की क्या तय करते हैं? इंटरनल रेगुलेशन। मेमोरेंडम तय करते हैं कि कंपनी का बेस, ठीक है, कंपनी जैसे आधार पे खड़ी होगी, कंपनी के ऑब्जेक्ट होंगे। आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस, ठीक है। ये कहता है गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। दीज जनरल फंक्शंस ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन एप्टली समड अप बाय लॉर्ड केन्स इन एशबरी कैरियर कंपनी वर्सेस रिचे। यहाँ बताया गया था आर्टिकल्स प्ले पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल ये सबसर्विएंट होते हैं टू द मेमोरेंडम, यानी एक तरह के सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम ने तय कर दिया कि करना क्या है, उसको करना कैसे, ये आर्टिकल में आ गया। तो एक तरह से हेल्पिंग हैंड होते हैं टू द मेमोरेंडम, यानी एक तरह का सबॉर्डिनेट या कह सकते हैं कि सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम है ये। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो मेमोरेंडम एक तरह का क्या है कि चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है, एंड सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल्स प्रोसीड्स टू डिफाइन द ड्यूटीज़, ठीक है। एक तरह के क्या है, अब कंपनी के जो मेमोरेंडम है उसमें तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या है कि इंटरनल रेगुलेशंस हैं, कैसे उस सब्जेक्ट को अचीव करना है, ठीक है। इसके लिए क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या राइट्स होंगी, क्या पावर्स होंगी, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी यानी डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां होंगी, क्या उनके अधिकार होंगे। आर बिटवीन दैमसेल्व्स एंड द कंपनी, यानी उनके आपस में क्या अधिकार, क्या जिम्मेवारियां होंगी, उस कंपनी के प्रति उनके जो
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी के अगेंस्ट जो राइट्स हैं उनके वो क्या होंगे, एंड द मोड एंड फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ कंपनी टू बी कैरिड आउट, कंपनी का जो बिजनेस है वो किस प्रकार से कैरी ऑन किया जाएगा, करना क्या है अब मेमोरेंडम में, करना कैसे है, ठीक है, ये आर्टिकल्स में, ठीक है, एंड द मोड एंड फॉर्म इन विच द चेंजेस इन द इंटरनल रेगुलेशंस और द कंपनी, ठीक है, जिसमें बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे उनको हटाया जाएगा, कंपोजिशन क्या होगा बोर्ड का, कंपनी का डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, कंपनी के मेंबर्स को एडमिट कैसे किया जाएगा, उनको निकाला कैसे जाएगा, ये सारी की सारी बातें जो होती है कंपनी का जो इंटरनल जो रेगुलेशन होता है, सिस्टम होता है, वो सारा आर्टिकल्स में आ जाता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज ए बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड इट हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, ठीक है। आप कहते हैं कि इसको हम फ्लेक्सिबल वे में नहीं स्टडी करेंगे, ये कंपनी का एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, एक मेन डॉक्यूमेंट है आफ्टर मेमोरेंडम, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो वर्ड लिखा गया है इसमें एज इट इज उसको पढ़ा जाना चाहिए। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट यानी इंटरनल अफेयर्स जो है कंपनी के उसको मैनेज करता है, बात करता है उसके बारे में, एंड क्रिएट सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात कह रहे हैं, एक तो क्या है कि कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है, डोमेस्टिक मैनेजमेंट है, उसके बारे में बात करता है, और कंपनी के जो सर्टन जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, मेंबर्स के और कंपनी के, ठीक है, वो इसमें तय होते हैं। ये केस लो था एसएस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का। तो कहते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इनफैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी, ठीक है, बायलॉज है एक तरह के, ठीक है, जो मेन है वो तो मेमोरेंडम है, और बायलॉज मतलब जो मेन को अचीव करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, इंटरनल जो सिस्टम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म their functions as regards the management of the company, its accounts and audit. It is important therefore that the auditor should study them, and while doing so he should note the provisions therein in respect of relevant matters, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए जो आर्टिकल्स हैं वो कंपनी के बायलॉज हैं, वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करते हैं। कोई भी बंदा कंपनी के साथ डीलिंग करता है तो उसको पता होना चाहिए कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है। इवन जो कंपनी की कहते हैं कि जो ऑडिटर्स भी है, ठीक है, उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ आर्टिकल्स में क्या लिखा है, उसके क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं, सारा कुछ उसको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि आर्टिकल जो 5 है, सेक्शन 5 सॉरी, अब देखिए आपको याद होगा मेमोरेंडम का जो सेक्शन था सेक्शन 4 था, जिसमें बताया गया था नेम क्लोज के बारे में, ऑब्जेक्ट क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कैपिटल क्लोज, लिबिलिटी क्लोज एंड नॉमिनेशन क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में सारा कुछ आर्टिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि आर्टिकल जो हैं वो कंपनी के क्या हैं कि रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी इंटरनल जो रेगुलेशंस है कंपनी किस प्रकार से रेगुलेट होगी, ये सारा किस में आता है, आर्टिकल्स में आता है। फिर कहते हैं कि मैटर्स क्या क्या आएंगे, द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक तो कंपनी के जो इंटरनल रेगुलेशंस हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के हैं, वो आर्टिकल में आएंगे। उसके अलावा कुछ मैटर जो प्रिस्क्राइब मतलब एज पर रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो रूल्स बनाएगी उसमें कुछ मैटर बताए जा सकते हैं, तो वो मैटर भी इसमें आएंगे। सिंपल, प्रोवाइडेड दैट नथिंग प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सबसेक्शन will be deemed to prevent a company from including such additional matter in its articles as may be considered necessary for its management, ठीक है। ये तो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी लिखना चाहती है इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा कहते हैं कि जो रूल्स हैं एमसी जो बनाती है तो उसने जो मैटर बताए वो आएंगे। अब कहते हैं कंपनी कुछ भी इसमें एडिशन करना चाहती है, कुछ ऐड ऑन करना चाहती है, वो कर सकती है। ऐसा नहीं कि रूल्स उसको कुछ रोक रहे हैं। कंपनी अपने इंटरनल बिजनेस के लिए, इंटरनल रेगुलेशन के लिए कुछ ऐड करना चाहती है, कुछ एडिशन वेडिशन करना चाहती है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ कि एक क्लोज होती है एंट्रेंचमेंट क्लोज। अब देखिए एंट्रेंचमेंट क्लोज क्या होती है, वैसे क्या होता है कि सेक्शन 14 के तहत, सेक्शन 14 के तहत अगर आपको आर्टिकल बदलने हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब कहते हैं कि मान लीजिए आर्टिकल में कोई ऐसी क्लोज डाल दी जाए जिसको बदलने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से भी सख्त प्रोविज़न फॉलो करनी पड़ जाए। इसको बदलने के लिए आपको क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन से भी सख्त प्रोविज़न फॉलो करनी पड़ जाए, तो ऐसी क्लोज को आप क्या बोलते हैं, क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट। ऐसी कोई भी क्लोज जिसको बदलने के लिए, ऐसी कोई भी क्लोज जिसको बदलने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से भी सख्त प्रोविज़न फॉलो करनी पड़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट,
जैसे मान लीजिए कि एसआर पास करने के लिए क्या चाहिए, 75% वोट्स फेवर में चाहिए, यानी कि जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट का 3 गुना, यानी अगर 25 वोट अगेंस्ट है तो 25 का 3 गुना कितना बन जाएगा, 75 वोट्स फेवर में चाहिए। अब मान लीजिए आर्टिकल में कोई ऐसी क्लोज डाल दी गई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लोज डाली गई जिसको कहते हैं कि बदलने के लिए, जिसको बदलने के लिए क्या है कि 100% अप्रूवल चाहिए मेंबर की, 100% अप्रूवल चाहिए किसकी, मेंबर्स की। आर्टिकल में अगर एक ऐसी प्रोविजन डाल दी जाए, आर्टिकल में कोई ऐसी प्रोविजन डाल दी जाए जिसको बदलने के लिए क्या है कि सारे के सारे मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट, क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट। इससे तो क्लियर होगी आपको। क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट क्या है, आर्टिकल में एक ऐसी क्लोज जिसको बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन से भी सख्त प्रोविजन फॉलो करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप कहते हैं कि ये क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट डाली कैसे जाती है, ठीक है। अब एंट्री ऑफ क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट इन द आर्टिकल्स, क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट इन द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल में एंट्री डाली कैसे जाती है, तो दो टाइम पे डाली जा सकती है एंट्री, एक एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंट्री को डाला जा सकता है, ठीक है, या फिर बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स, यानी कंपनी जिस समय बनी उस टाइम डाल सकते हैं, या बाद में क्या है कि आप आर्टिकल्स को अमेंड करके इसको डाल सकते हैं बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स, ठीक है। या तो क्या है कि आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर डाल सकते हैं आर्टिकल्स में, या बाद में आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि देखिए जब भी आप आर्टिकल्स को अमेंड करना चाहते हैं और ये क्लोज डालना चाहते हैं तो दो केसेस होंगे। अगर कंपनी प्राइवेट है तो क्या होगा, ठीक है, तो कैसे क्लोज डाली जाएगी, पब्लिक है तो कैसे ये क्लोज डाली जा सकती है। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि कंपनी को सभी मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, ऑल मेंबर्स की कंसेंट, यानी कि मेंबर्स का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कंपनी को प्राइवेट, अगर कंपनी प्राइवेट है और ये क्लोज डालना चाहती है आर्टिकल्स में, आर्टिकल को अमेंड करके, सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। अगर एक कंपनी पब्लिक है, अगर वो अपने आर्टिकल्स में ऐसी क्लोज डालना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। समझे मेरी बात, सिंपल। कंपनी अगर क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट आर्टिकल में डालना चाहती है तो या तो इसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डाला जा सकता है, ठीक है, या फिर क्या है कि बाद में आर्टिकल्स को अमेंड करके डाला जा सकता है। अब आर्टिकल्स को अमेंड कैसे करना है, अगर प्राइवेट कंपनी इसको डालना चाहती है आर्टिकल्स में तो प्राइवेट कंपनी के को सभी मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल में ऐसी प्रोविजन को डाल सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पर ये याद रखिएगा, बेशक ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, बेशक बाद में आर्टिकल्स में अमेंड करके डाली गई है क्लोज, तो आरओसी को तो इंटीमेट करना ही करना है। आरओसी को इसके बारे में बताना है कि हमने ऐसी क्लोज डाली हुई है आर्टिकल्स में। सिंपल हो गया। तो क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है कि ऐसी आर्टिकल में कोई भी क्लोज जिसको बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन से सख्त प्रोविजन फॉलो करनी पड़े। फिर कहते हैं कि ऐसी क्लोज डाल कब सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या लेटर ऑन बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स को अमेंड करना है तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है, सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। अगर कंपनी पब्लिक है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये क्या है प्रोविजन आर्टिकल में डाली जा सकती है, ठीक है जी। तो चलिए, ठीक है, आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट द स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in case of SR are met or complied with। सिंपल जो मैंने समझाया, कहते हैं कि आर्टिकल में कोई ऐसी प्रोविजन डाली जा सकती है, ठीक है, जिसको बदलने के लिए क्या है, SR से भी सख्त, मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ SR आर मेट और कंप्लाइड विद, इज कॉल्ड क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट। फिर कहते हैं कि डाली कैसे जाएगी, आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी बनाई गई है, या बाद में आप आर्टिकल्स को अमेंड करके ऐसा कर सकते हैं। अगर मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी है तो आपको सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए ऐसा करने के लिए। अगर कंपनी पब्लिक है तो आपको क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो मैंने बड़े आराम से आपको समझा दिया, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर कहते हैं कि वेयर आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, तो मैंने बताया बेशक वो फॉर्मेशन के टाइम पे है या बाद में अमेंडमेंट की गई है, तो कंपनी को इसके बारे में नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को कि देखिए हमने ऐसी प्रोविजन आर्टिकल में डाल रखी है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या हमने बाद में अमेंडमेंट करके इसको डाला है। क्लियर।
फिर देखिए मैं आपको फॉर्म भी समझा चुका हूँ। फॉर्म आपको याद होगा, मेमोरेंडम में क्या था, ABCDE, वहाँ पे क्या था, लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर क्या था, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ABCDE। फिर मैंने उस शर्त का भी आपको समझा दिया था, ठीक है, FGHIJ। यहाँ पे क्या है, पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, यहाँ पहले है, वहाँ नॉट हैविंग पहले था, यहाँ हैविंग शेयर कैपिटल है, फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो FGHIJ क्लियर, ठीक है। ये पहले एक बात हमारी हो चुकी है, समझा चुका हूं मैं। आगे चलते हैं। कहते हैं कि कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। अब मान लीजिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो चाहे तो वो टेबल F में दिए गए जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे एज इट इज़ अडॉप्ट कर ले, तो जितने पॉइंट्स हैं वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर ले, चाहे उसमें जो बदलाव करना चाहती है वो कर सकती है, या अपने खुद के आर्टिकल अडॉप्ट कर सकती है, बना सकती है, ठीक है। या तो ये जो मॉडल आर्टिकल्स है उसको अडॉप्ट कर ले, या अपने कुछ इसमें कुछ चेंजेस करके करना चाहती है अडॉप्ट, तो चेंजेस करके कर ले, या अपने बनाना चाहती है तो अपने बना आर्टिकल्स बना ले। इट इज़ अप टू द कंपनी। फिर कहते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ मॉडल आर्टिकल, जो मैंने बताई दिया आपको, एज इट इज़ फॉलो करना है तो एज इट इज़ फॉलो कर लो, ठीक है, तो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इन सो फार एज रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड or modify the regulation contained in model articles applicable to such company, those regulations shall so far as applicable be regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly listed articles of the company। अब कहते हैं कि देखिए, अगर कंपनी ने मॉडल आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स को डिलीट किया है या कुछ नए एडिशन किए हैं, ठीक है, अगर कुछ नहीं किया तो मॉडल आर्टिकल एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे। मॉडल आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, तो ये टेबल जो है FGHIJ, ये एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। कहते हैं कि द मॉडल आर्टिकल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल FGHIJ शेड्यूल 1 मे बी अडॉप्टेड, मे बी यहाँ बाय ए कंपनी एज मे बी एप्लीकेबल टू केस ऑफ कंपनी इधर इन टोटलिटी और अदर। मैंने बताया आपको कि कंपनी चाहे तो इसे एज इट इज फॉलो कर सकती है, ठीक है, या फिर क्या है, कुछ अमेंडमेंट करना चाहे या कोई डिलीशन करना चाहे या एडिशन करना चाहे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी स्टूड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ अनलेस अमेंडेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इस सेक्शन में जो हमने पढ़ा वो पुराने जो आर्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होगा, सिंपल बात है, ठीक है, अनलेस अमेंडेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि डिफरेंसेस क्या है बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया कि मेमोरेंडम जो है वो कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल जो है कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन तय करता है, मेमोरेंडम जो है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स तय करता है, उसको अचीव कैसे करना है वो आर्टिकल तय करता है। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, चलेगी किसकी, मेमोरेंडम की चलेगी, ठीक है, आर्टिकल की वहाँ नहीं चलेगी। अब आपको याद होगा कि मेमोरेंडम की के बियॉन्ड जाके कुछ किया जाता है, वो अल्ट्रा वायस कंपनी है, उसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते, बट हाँ आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कुछ होता है तो उसको कंपनी आर्टिकल को अमेंड करके उसको रेटिफाई कर सकती है, ठीक है। और मेमोरेंडम का जो प्रोसीजर है अमेंड करने का वो सेक्शन 13 में है, 13 में है, और आर्टिकल को अमेंड करने का जो सेक्शन है वो 14 है, वहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है। सिंपल है कि मेमोरेंडम जो है इट डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सब रीड कर बैठे हैं, डिस्कस कर बैठे हैं। आर्टिकल डिटरमाइंस हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड, ठीक है, करना क्या है ये बताएगा मेमोरेंडम, करना कैसे है, कैसे उसको अचीव करना है ये बताएगा आर्टिकल्स, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, मेमोरेंडम डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कि कंपनी का बाहर के लोगों से क्या रिश्ता नाता रहेगा। आर्टिकल जो है वो इंटरनल बात करता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है, सेक्शन 13 फॉलो करना है, हर एक क्लोज को चेंज करने का अलग प्रोसीजर है, आर्टिकल को चेंज करने का सीधा फंडा है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो अंडर सेक्शन 14, ठीक है। कहते हैं मेमोरेंडम जो है कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेज एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर इन द एक्ट, वो सेक्शन 13 में बता दूं। इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ CG इज रिक्वायर्ड। नेम, जैसे नेम क्लोज चेंज करनी है तो नेम क्लोज को चेंज करने के लिए CG की अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और कंपनी को अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में,
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट की, बट आपको अगर आर्टिकल चेंज करने हैं तो किसी गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, केवल स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स को बदलना है तो केवल क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। मेमोरेंडम की कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है चेंज करने के लिए, बट आर्टिकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल्स को अगर आपको चेंज करना है तो सीधा आप एसर पास करके चेंज कर सकते हैं, बशर्ते वो क्लोज ऑफ एंट्रेंचमेंट ना हो। ठीक है, अल्ट्रावायस मैंने बताया कि मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ भी होगा वो अल्ट्रावायस कंपनी है उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट अगर कुछ ऐसा है जो आर्टिकल के बियॉन्ड जाके होता है तो आर्टिकल को रेटिफाई अमेंड करके आप रेटिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रावायस है बिल्कुल वॉइड है, इसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते इवन सारे के सारे मेंबर मिल जाएं। ठीक है, मेंबर्स की यूनानिमस कंसेंट के बावजूद को आप क्या है रेटिफाई नहीं कर सकते। एक्ट अल्ट्रावायस द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है, और जो एक्ट हैं, ठीक है, अगर वो क्या है कि आर्टिकल के बियॉन्ड है, आर्टिकल्स के बियॉन्ड किए गए हैं तो आर्टिकल्स को अमेंड करके आप उसको रेटिफाई कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या आया, मेमोरेंडम जो है वो चार्टर डॉक्यूमेंट है कंपनी के, आर्टिकल्स क्या हैं वो है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते हैं। मेमोरेंडम तय करता है करना क्या है, उसको कैसे करना है, ये आर्टिकल तय करता है। मेमोरेंडम को बदलने के लिए इवन की कई केसेस में, कई सभी केसेस में नहीं, कई केसेस में जैसे नेम क्लोज है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है स्टेट टू स्टेट, उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, बट गवर्नमेंट की अप्रूवल आर्टिकल को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आर्टिकल में तो केवल क्या है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, और मेमोरेंडम के बियॉन्ड जो भी होगा वो बिल्कुल अल्ट्रावायस है। ठीक है, और उसको वो क्या है कि बिल्कुल इनवैलिड है एंड वॉइड, नल एंड वॉइड है। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या है कि अगर उसके बियॉन्ड जाके कुछ किया है, ठीक है, बियॉन्ड जाके किया है, आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कुछ किया है तो उसको रेटिफाई किया जा सकता है, उसके लिए कंपनी को आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब उसी को क्या है कि हमने टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, चीज़ सारी वही है। ठीक है जी, तो कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस टेबुलेशन फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इस क्लास में इतना ही है, इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही है। बाकी क्या है कि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्डली छोटा सा एक लेक्चर होगा, 20-25 मिनट का मैक्सिमम, उसमें हम क्या है कि इसको चैप्टर को बाकी के डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है जी, थैंक यू।